हाँ, तो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ये नागरी लिपि का जो सब्जेक्टिव रह गया था, हम इसको करा देते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे वो कहानी वाला और इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप कैसे लेंगे, इसके लिए आपको हम लास्ट में बताएंगे कहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। नागरी लिपि हमने आपको पूरे पढ़ाया पहले। तो इसका जो लेखक परिचय, इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। इसका जन्म याद रखिएगा 1935 में महाराष्ट्र के अमरावली ज़िले में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया। ये बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 2500 से अधिक लेख प्रकाशित किए। आंसर होता है गुणाकर मूले। और पुस्तक कितने, तो वो भी 30 से अधिक। इसका निधन 2009 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका निधन कब हुआ, आंसर बोलना 2009 को। नेक्स्ट आता है इसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो अक्षर का ज्ञान है पहला, इतिहास और संस्कृति है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक हैं। ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, इसके लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा गुणाकर मूले। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सूर्य मंडल, सूर्य नक्षत्र इत्यादि इसकी कविताएं हैं, इसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी लिपि कहते हैं, याद रखिएगा आप। विजयनगर के शासकों ने नंदी या नागरी लिपि कहा। इस लिपि को क्या कहा, नंदी या नागरी लिपि कहा। अकबर ने अपने समय के सिक्के को राम सीता का चित्र बनाकर राम सिया लिखवाया। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने अपने सिक्के में राम सिया लिखवाया था। आंसर याद रखिएगा अकबर ने। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी कहते हैं। 8वीं-9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बन गई थी। थोड़ा मिसटाइपिंग है यहाँ पर। एग्जाम में पूछा जाएगा किस सदी में नागरी लिपि या देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बन गई थी, तो याद रखिएगा 8वीं-9वीं सदी में। नागरी लिपि के जो प्रारंभिक लेख हैं वो विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिलता है, बहुत फेमस है ये। एलोरा के अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया है। एलोरा गुफा जो है ना, अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया है। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। एग्जाम में पूछा जाएगा श्रवणबेलागोल स्थान जो है वो किस धर्म का प्रमुख है, तो याद रखिएगा जैन धर्म का। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई। यही सबसे इंपॉर्टेंट भी और पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, करीब 2 सदी पहले यानी 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने। इस लिपि के क्या बन गए, टाइप बने, और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। बहुत फेमस है, इसको आप कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा कि करीब 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राही लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। बहुत शॉर्ट आंसर हम आपको दे रहे हैं, जो जरूरी है वही दे रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनका वितरण है ना, उनका विवरण दें। तो नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इसके संबंध में क्या बताते हैं। तो देखिए, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं।
कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा मत ये है कि काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। इसी प्रकार और कई मत मिलते हैं। देखो, इसका कोई भी सटीक रीज़न नहीं है, सटीक आंसर नहीं है, लेकिन अलग अलग मत हैं, लोगों का ऐसा मानना है, इसीलिए हमारा आंसर इस टाइप का होगा। आप इसको लिख के याद कर लें। बहुत बढ़िया आंसर, हम एकदम सटीक आंसर दिए हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, ये तो हम ऊपर ही बता दिए थे आपको। लिखा है नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि या सार्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? मैंने उस वीडियो में बताया भी था पहले में। तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया, है ना। गुर्जर प्रतिहार के बारे में ही लिखना है कि गुर्जर प्रतिहार जो है ना भारत से मतलब बाहर से भारत में आए थे और 8वीं-9वीं सदी में इन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। तो आई होप आपको ये सारे सब्जेक्टिव अच्छे लगे होंगे और इसमें है ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी इस वीडियो में आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर इस वीडियो से आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। और सबसे पहले अगर आपने हमारा पूरा नोट्स नहीं लिया है मेरे बच्चे, तो मैं बार बार कहता हूँ कि 150 रुपये अभी इसका प्राइस है। अगली बार कुछ दिनों में से मैं इसका प्राइस 200 कर दूँगा। तो 7700879453 पर कॉल करके एक बार में आप सारे पूरे हिंदी संस्कृत सबका PDF ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का। तो आप पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से कर दीजिए और हम मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नहीं चलता है इस नंबर पर, और फिर आराम से, नहीं तो इस पर व्हाट्सअप चलता है 9053353943 ये हमारा नंबर है। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, लेकिन पेमेंट आपको इस पर करना है, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मुझे बताएं। धन्यवाद।